दोस्तों, एमडी के बारे में बताता हूँ। हाउस जॉब करके हम फिर दिल्ली से वापस आगरा यानी कि अपने घर। अब जो सम्मानपूर्वक पढ़ने को मिल सकता था वो था एमडी साइकेट्री, या दूसरा मेरा पसंद था डीसीएच या डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स में। साइकेट्री में जाने का मन बना और मिल गई तो प्रोफेसर आर के जैन जो रीना के फादर हैं उनको जाके ज्वाइनिंग दी, आमद दी। और वहाँ पर एसपी गुप्ता हमारे साथ थे, डॉक्टर पी के गुप्ता सीनियर थे, जयप्रकाश जी सीनियर थे। पहला बड़ा काम होता था कि थीसिस, तो डॉक्टर गुरनानी साहब ने मुझे एक थीसिस बनाने को दी, पामर फ्लेक्सन क्रीजेज इन स्किज़ोफ्रेनिया का टॉपिक दे दिया है। अब ना तो इसका कोई लिटरेचर, ना कोई छोर, यह स्टडी न पता नहीं चलती हस्तरेखा की है या एंथ्रोपोलॉजी की है, क्या है, बहुत धूल छाटी सेंट्रल लाइब्रेरी की। और जैसे तैसे कुछ मटेरियल तैयार भी हुआ, जिसे लेकर थीसिस कमेटी की जो हेड थी मैडम लहरी, उनसे टॉपिक पास कराना था। उनसे सब लोग घबराते थे, हम भी पहुँचे घबराते हुए, परंतु उनका मूड ठीक था। तो उन्होंने बस इतना कहा कि डॉक्टर साहब अब आप हाथ की रेखाओं को देख के इलाज करेंगे। इसका मतलब था कि टॉपिक पास हो गया। अब हाथ के प्रिंट लेना, उन्हें एनालाइज करना, कोई भी साइंटिफिक टूल नज़र ही नहीं आता था। फिर संयोग से सेंट्रल लाइब्रेरी की मदद से ही हमें किताब में कुछ मिले मेथड कि कैसे इंक पैड से हाथ के इम्प्रेशन लेके कागज़ पर छापे जा सकते हैं। तो बड़ा सा पैड, रोलर, इंक पैड रोलर पद्धति कहते हैं, उससे लेना हाथ के छापे और उसको उतार लेना सादा कागज़ पे। हाइपोथेसिस ये थी कि ये पता करना था क्या स्किज़ोफ्रेनिया में हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। और धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो समस्याएं आई भी और समाधान भी हुए। हमारा जो वार्ड हुआ करता था वो ल्यूकिस वार्ड, जैसा आपको याद होगा, उसके दोनों तरफ बरामदे हुआ करते थे। तो हमारे भी मेल फीमेल वार्ड दोनों तरफ इस तरह के थे। और जब हम घुसते थे तो वहाँ पे सबसे शुरू में वो मिलता था वार्ड जिसमें स्टूडेंट एडमिट होते थे, जिनको बनाया जाता था पर्दों से शेडेड करके प्राइवेट। तो इसलिए हमारी सबसे पहले मुलाकात स्टूडेंट जो एडमिट होते थे उनसे हो जाती थी। एलिमल वेस्पा तब तक आ गया था और हमारा मिजाज बहुत पीछे था नंबर में, तो उसे ख़रीदा गया और लगने लगा कि हाँ, डिपार्टमेंट में आए तो डॉक्टर हैं। शासन थी फैकल्टी में, 2 ही लोगों की फैकल्टी थी, मगर बाकायदा उसमें केस प्रेजेंटेशन वगैरह होते थे। उन दिनों मेंटल हॉस्पिटल में एक दिन की हमारी ड्यूटी लगती थी सीखने के लिए, और वो दिन लगता था जैसे आउटिंग करने जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सब करते हुए एग्ज़ाम के दिन आ गए, पेपर लिख दिए, वाइवा भी हो गया, एक्सटर्नल का भी सामना हुआ, और एक छोटा एक बड़ा केस जैसे प्रेजेंट होता है सब हो गया। तब तनाव बहुत था इस दिन। शाम को हम दोनों यानी कि एसपी और मैं प्रोफेसर आर के साहब के बंगले पर, लोहा मंडी में उनका आवास, बहुत सुंदर, उसमें लॉन में बैठी हुई थी हमारी एक्सटर्नल मैडम इंदिरा शर्मा वाराणसी से। रात को उनकी ट्रेन भी थी। तब हम दोनों सामने खड़े हो गए मुलजिम की तरह हाथ बांध के। बोलना तो कुछ होता नहीं था, बताना सब उनको ही होता था, वो इशारों में बता दिया जाता था। मैं प्रोफेसर आर के जैन साहब के क्लिनिक पे काफ़ी दिन बैठा भी था, उससे पहले महीना 15 दिन, जब वो अस्वस्थ थे, डिस्क की कोई प्रॉब्लम थी। तो वहाँ के वातावरण से कुछ वाकिफ़ था। वहाँ जर्मन शेफर्ड हुआ करता था जब लॉन में जाते थे, और सभी लोग शक्ल से पहचानने लगे थे। तो मेरी नर्वसनेस शायद इसलिए कुछ कम थी। एसपी भी नर्वस था। प्रोफेसर आर के जैन बोले, बताएं, आप ही बताएं, पास होने लायक कुछ किया आपने? हम दोनों सांस रोके खड़े थे। अगला सेंटेंस सब साफ करने वाला था। बोले मैडम की तरफ इशारा करके, मैडम एक को ही पास करना चाहती थी, फिर कर दिए आप दोनों। उसके बाद तो फिर हम लोगों ने पैर छुए।
मैडम के भी, सर के भी, और फिर वहाँ से तो अगर तमीज़ से ही निकले, मगर कुछ दूरी पे जाके पता नहीं क्यों हम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाए। और जैसा कि परंपरा रहती ही है, जैसा रिवाज है कि फिर जूनियर के साथ पार्टी। असली परीक्षाएं अब शुरू होने वाली थी, यानी कि एमडी के बाद। वही असली परीक्षा होती है जब पता चलता है कई परीक्षाओं के बाद अब तो असलियत तो रह गई है। एमडी का कुछ दिन का खुमार था, उतर गया पास होने का। मैं टिक गया था हॉस्टल छोड़ के, हमारी मौसियों का घर खाली था, वो खुद नाइजीरिया में थी, का लड़का रह रहा था, हम दोनों रहने लगे। अब जुगाड़ ये हो रही थी कोई छोटी मोटी नौकरी जिससे कि एक आय का साधन हो जाए, और अगर आगरा में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो किसी वेटरन साइकेट्रिस्ट की शरण में जाओ। डॉक्टर BS यादव साहब का ऐसा जलवा था कि वहाँ जाने की से लगता था कि और कुछ और नया भी सीखेंगे, क्योंकि डॉक्टर RKN साहब से सीख चुके थे, तो दूसरे गॉडफादर तो वही थे। उस समय एक एग्जाम्पल था हमारे सामने, कुछ साल पहले ही डॉक्टर UC गर्ग साहब ESI से पैसा उठा रहे थे अपना, और धीरे धीरे जम रहे थे। उन्होंने VS यादव साहब के ही प्रैक्टिस की थी, फिर उन्होंने OP गर्ग साहब का एक कंपाउंड है वहाँ पर जहाँ उनके लिए क्लिनिक करते हैं, वहीं ले ली थी। सफलता मिली थी उनको अच्छी, तो लगा कि चलो कुछ नहीं तो VS यादव साहब के शाम को बैठते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। भी कोई खास आय का स्रोत जो बना वो ना मिल रहा था। यहाँ रहे, फिर वही उकताहट होने लगी कि तपस्या लंबी है ये तो। VS यादव साहब बोले एक दिन कि चलो मोहर बनवा लाओ अपने नाम की। मैंने उसका क्या पता चला था कि वो जितने लोग और बैठते हैं तो उनके नाम मोहर से अंकित होते हैं, क्योंकि निश्चित ही वो लोग चले भी जाते होंगे बीच में, प्रेस्क्रिप्शन पैड पे नाम मोहर द्वारा अंकित हो जाता था। मैंने भी उस समय 50 तरीके से अपना कोशिश की कि सर्विस UP गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए, आवेदन किए, इंटरव्यू आए। एक मिश्रा, डॉक्टर SS मिश्रा को सब जानते ही हैं, तो वो मिल गए हमें इंटरव्यू लेने, और वो ये टहास बोले इतने सारे सर्टिफिकेट मैंने तुम्हारे साइन किए जो कम से कम 20-50 होंगे, और मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ शकल से। मेरे पास थे आर्ट गैलरी के सर्टिफिकेट थे बहुत सारे, तो उसमें मिले थे, तो मैं तो चुप था। अब कैसे उन्हें समझा था कि आर्ट गैलरी एक ऐसी विधा थी जिसमें बहुत साइलेंटली काम होता था, स्पोर्ट्स की तरह उदमबाजी नहीं होती थी जिससे पहचान जाए, जैसे हमारे पंडित जी यानी यादव साहब स्पोर्ट्स में थे, या स्पोर्ट्स के बाद जो नाच गाने होते थे उसमें। इस निहायती शांत होने से प्रोग्राम वाले में ज़्यादा से ज़्यादा साइन होने को जाते होंगे मिश्रा जी के पास, तो कैसे पहचानते। नैनीताल में पहली पोस्टिंग भी मिल गई, पर जब जब उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जाना हुआ तो लगा कि यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था कैसा ऑफिस हुआ करता था वो। हमने कहा यहाँ तो कोई गॉडफादर भी नहीं है और निर्जन में फेंक दिया जाऊँगा, ट्रिक्स आती नहीं है यहाँ की पोस्टिंग कराने की, मैं तो कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तिकड़म में मैं समझता था कि नितांती जीरो हूँ, किसी ऑफिस से कुछ काम करा पाना मेरे लिए असंभव ही था। तो फिर भ्रमण किया एक बार दिल्ली के आसपास, जैसा कि सपना दिखाया था सीनियर्स ने कि पकड़ना है तो दिल्ली पकड़ो। अब इसके लिए भी कहीं रुकने का इंतजाम, तो पुराना अपना मोहन नगर हॉस्पिटल, उसमें सोचा कि वहाँ CMO की पोस्ट हमेशा ही खाली बनी ही रहती थी, मिल जाती थी। तो CMO मतलब तो इमरजेंसी ऑफिसर रहता था, उसको बस फ़ायदा ये था कि वहाँ सीखना या रुकना कुछ नहीं, वहाँ 7-8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप ये है कि रह सकते हो बड़े आलीशान घर में, पीछे ही बने हुए थे। इधर और जिक्र करना चाहूँगा वो उम्र जिसमें आगे की तैयारी यानी शादी की तैयारी हैं, और उसमें जैसा उस समय था, जिस वर्ग से वाणिज्यिक वर्ग से हम आते थे, तो वहाँ सभी के साथ काफ़ी पकड़ धकड़ चलती थी। बस बिहार जैसा यह किडनैप नहीं करते थे, बाकी सब कुछ होता था। तो उन दिनों लड़की वाले प्रपोजल लेके क्या घेरने के लिए आते थे, प्लानिंग के साथ विशिष्ट
हमारे रिश्तेदारों को लेके आ जाते थे और पूरा कुनबा आ जाता था रामपुर का। खैर उस समय मकान बहुत बड़ा था तो ठहरने की तो प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी वो टाला जा रहा था प्रपोज़ल। इसी किस्सों में एक और थोड़ा सा किस्सा याद आ गया, जो शादी से हम कैसे प्रिपरेशन होती होंगी और कैसे घर वालों का हाथ रहता होगा वो बताना चाहता हूँ। तो जिक्र है कि सौरभ की मम्मी से मेरी मम्मी की तो बहुत दांत कटी दोस्ती हो गई थी। एक बार तो कमाल हो गया, जब आंटी बोली कि सौरभ के लिए रिश्ता आया है भरतपुर से और लड़की को हम घर वर पे तो फॉर्मली नहीं देखना चाहते, और लड़की भी वो डॉक्टर है, पोस्टिंग भी पता है भरतपुर हॉस्पिटल में, वहाँ उसको बिना उसकी जानकारी के देखा जाए। तो इसके लिए सौरभ की मम्मी यानी आंटी बोली, सौरभ के लिए लड़की पसंद करने अब तू जाएगा, सौरभ नहीं जाएगा। यानी कि सौरभ नहीं, मैंने सोचा मजाक है, पर आंटी सीरियस थी। वास्तव में उन्होंने बता दिया इस बस से सुबह चलना है, तो मुझे जाना पड़ा। मैं गया ओपीडी में, जहाँ डॉक्टर साहिबा मरीज देख रही थी, हम लोगों ने मरीज की तरह ऐसी पोजीशन पे बैठे रहे, ठीक ठाक देख लिया, हाँ भाव वापस आए शाम को। फिर पता नहीं जो भी हुआ होगा, वो रिश्ता हुआ नहीं था। जो भी है, पसंद ना पसंद। मेरे छोर पर भी एक किस्सा है इसी तरह। अल्टीमेटली जो हमारी बीवी साहिबा हैं, उनके पिताजी एक बार SBH आए, हम बचते बचाते कैसे ना कैसे किसी को पता ना चले, नींव इनके कमरे पर उन्हें ले गए। कमरा ठीक था, उतना बर्बाद भी नहीं था, आप भगत के लिए कुर्सी पे बैठाने के अलावा कुछ होता भी नहीं था। हमने कैसे भी पानी वानी की पूछी और देखा उधर कुछ गिलास बोतल है भी या नहीं। वो भी बोले कुंवर साहब पानी तो मैं बाहर का पीता ही नहीं। और फिर यही बोलते हुए उन्होंने एक VIP का ब्रीफ केस था उस समय, सबसे बढ़िया ही होगा वो, जो वो हाथ में पकड़े थे, खोलने लगे, नंबर मिलाते, नंबर मिलते नहीं। बोले बेटा मैं तो तांबे की बोतल में पानी पीता हूँ और उससे शुद्ध हो जाता है पानी। उन्होंने नंबर 3 बार चक्कर में घुमाए, खुला ही नहीं, कई बार और घुमाए, नहीं खुला। मैंने कहा लगता है नंबर ठीक से नहीं लग रहा, मैं मिनरल वाटर मंगा लेता हूँ नीचे मैस में से। बोले नहीं कुंवर साहब, कहकर उन्होंने फर्श पर ब्रीफ केस रखा और उस पर एक हथेली से जोरदार उर्दू हथेली से, जो कहते हैं ना जैसे सूमो पहलवान ईंट तोड़ देते हैं, वैसे ही उन्होंने प्रहार करा। और ब्रीफ केस भी लगता है कि थप्पड़ की भाषा सही जानता था, खुल गया। पानी की बोतल भी बाहर आई, उसके संग एक रिवॉल्वर भी टपक गई। मैं समझ गया कुछ हो ना हो, सुरक्षित रहना है तो नहीं लड़की से शादी यहाँ कर दो। वो बोले कुंवर साहब रखनी पड़ती है, अभी नई नई मंगाई है, अभी एक आध और भी देख रहा हूँ। चलिए इन झमेलों के बीच एक बार दिल्ली की दौड़ में बता ही रहा था, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में दांव लगा रहा था कि दिल्ली में कहीं सेटल हो जाएं। मगर फिर भी उन दिनों हाथ पैर मारते हुए अभी तक सेटल नहीं हो रहा था कि कहाँ प्रैक्टिस हो, कहाँ सर्विस हो, कहाँ सीनियर रेजिडेंसी भी हो। तो इस बीच जिक्र करना चाहूँगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था, जो रांची में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, और उस समय मैं याद कर सकता हूँ कि मदर का रोल क्या हो सकता है। जब मेरी एडमिशन हो रही थी उस प्रक्रिया में, तो मदर गई थी कि राजेश से एक सहमति पत्र साइन करा लें, और इस बार वो गई कि तुम्हें वहाँ पर मतलब रांची में सीनियर एजेंसी दिलाने भी मेरे साथ गई। इंटरव्यू मेरा था, वो साथ गई सीनियर एजेंसी में। वहाँ रांची में दरअसल क्या, कोलकाता से कैंडिडेट बहुत आते थे, उनका बहुत पसंदीदा जगह थी वो, कि जिनको कोलकाता वगैरह में रेजिडेंसी सीनियर रेजिडेंसी नहीं मिलती थी, तो वो लोग मुश्किल से रात का सफ़र करके, जैसे 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर, वो कलकत्ता से यहाँ आ सकते थे, उनके लिए एक घर ही था। तो सिलेक्शन के बाद पता चला 2 सीटें थी, 3 लोग हम थे, तो दोनों कोलकाता वालों का हो गया था। मगर मम्मी में एक अच्छी बात थी, वो खुल के बात कर लेती थी,
तो उन्होंने वहाँ के जो क्लर्क थे उनसे खुल के बात करी थी कि कुछ होता हो तो कर देना। वो भी, उन्हें भी लगा होगा मदर को देख के, सभी लोगों को थोड़ा। बाबूजी मुस्लिम थे मगर मदर तो मदर है उनको। उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता मत करना, मैं देख लूँगा, अगर कुछ होता होगा तो मैं, कभी कभी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो शमशुल भाई ने अपना फ़र्ज निभाया और कुछ समय बाद आ गया मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे घर। फिर मैं आगे सुनाता हूँ आपको फिर रांची का क्या रहा मेरा। शुक्रिया, नमस्कार।